नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS प्लैनेट पर। 26 जुलाई 2021 की खबरों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो प्रश्न है जो इस पर पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आता रहता है, ये हर साल आता रहता है। ठीक है, ये कोई करंट का नहीं, ये स्टैटिक है, लेकिन चूँकि इसी महीने में है तो इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कारगिल विक्ट्री डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई। तो आपको क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए? यस, जिन लोगों को लगता था 26 जुलाई, उनका जवाब सही है। 26 जुलाई को ये मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्यों मनाया जाता है। देखिए हुआ क्या था, आज से लगभग 22 साल पहले साल 1999 में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों ने, घुसपैठी मतलब समझ रहे, इन्फिल्ट्रेटर्स जो होते हैं, मतलब अवैध लोग जो ज़बरदस्ती किसी देश में चुपके से घुसना चाहते हैं, उनको घुसपैठिया कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तानी घुसपैठी लोग क्या हुए थे, कारगिल नामक जगह पर घुस आए थे, और वो चाह रहे थे यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर लें, कब्जा कर लें। तो ये पाकिस्तान का खुफिया प्लान था, जिसे नेस्तानुबूद कर दिया था हमारे जवानों ने बड़ी मुश्किल तरीके से लड़ाई लड़ी और उन सभी घुसपैठियों को मार भगाया। और किस दिन मार भगाया था? 26 जुलाई को पूरी तरह से वो कारगिल जो सेक्टर था पूरी तरह से हमारे कब्जे में आ गया, और इस तरह से वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल को लोकेशन देख लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर पूर्व का मैप है, जो इस समय क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। यहाँ से ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, यहीं पर अगर आपको बता दें, देखिए ये लिखा भले ये इतना है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे पास नहीं है। लगभग यहाँ से लेकर ये हिस्सा एक मिनट, ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इतना, ये पीओके में है। पीओके समझते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इतना हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इलीगल तरीके से। जो हमारी मांग है कि पाकिस्तान इन एरिया को खाली करके भारत को सौंपे। तो इसके पीछे लंबी कहानी है। 1948 में हम लोग जंग भी लड़ चुके हैं इसको लेकर। तो पाकिस्तान ये मानता है कि इतना जो पोर्शन है ये भारत ने कब्जा किया है, और भारत ये मानता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया है। ठीक है, मुद्दा जो है बहुत विवादित है, दोनों देशों के बीच में काफ़ी दिनों से अटका हुआ, कई सारे युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा सुलझा नहीं। खैर वो अलग विषय है। अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो आपको दिख रहा है पीओके, ठीक है, यहाँ से तो कारगिल आपको दिख रहा है, कारगिल ये रहा, ये है कारगिल। ठीक है, ये इतना कारगिल है। तो यहाँ पर क्या हुए थे, पाकिस्तानी घुसपैठी आ गए थे और इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहा था, और भारतीय जवानों ने उनको पीछे धकेल दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था, जो बहुत यहाँ पर हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं, तो वो ऊंचाई पर थे। कौन? जितने घुसपैठी थे ऊंचाई पर थे, तो यहीं से बम गोला बारूद नीचे फेंकते थे, तो भारतीय जवानों को काफ़ी मशक्क़त झेलनी पड़ी थी। तो नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऊपर से तो केवल पुंक से गिरा देना है। ठीक है, तो इस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी और भारतीय जवान ने उन्हें मार भगाया था। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। ध्यान दीजिएगा, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि कारगिल विजय दिवस या कारगिल पर हमने विजय कब प्राप्त की थी? तो याद रखिए 1999, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो अगर साल पूछा जाए तो 1999, अगर दिन पूछा जाए 26 जुलाई। समझ में आ गया? थोड़ा सा जो है इसके बारे में जान लेते हैं, लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख अब क्या है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, एक संघ शासित प्रदेश है। कभी ये जम्मू एंड कश्मीर का अंग हुआ करता था, अभी ये स्वतंत्र रूप से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। इसकी कैपिटल क्या है? लेह। क्या है? ये दिख रहा है आपको, लेह इसकी कैपिटल है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब दिया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को दिया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके प्रशासक कौन है, यानी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल R.K. माथुर। समझ में आया? जैसे अन्य राज्यों में राज्यपाल होते हैं, ऐसे ही यूनियन टेरिटरी जिनमें विधानसभाएं होती हैं उसमें क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। समझ में आ गया? तो ये उपराज्यपाल कहलाता है। क्या कहलाता है? उपराज्यपाल। तो यहाँ के उपराज्यपाल R.K. माथुर साहब हैं। यहाँ एक नेशनल पार्क है हेमिस, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, बहुत ही पॉपुलर और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एग्जाम में पूछा जाए, मान लो पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है,
तो हेमिस है, हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। कभी ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ करता था। देखिए अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर निकालोगे तो वहाँ ऑप्शन में जम्मू कश्मीर मिलेगा और वो सही टिक किया होगा, वो गलत नहीं है। लेकिन अब चूंकि राज्य विभाजित हो गया तो इसलिए अब आंसर होगा लद्दाख। समझ में आया? इसके अलावा 2-3 झील है लद्दाख में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर चर्चा में रहती है। जैसे एक है पेंगोंग। पेंगोंग लेक आपको पता है क्यों चर्चे में थी? क्योंकि चीन ने यहाँ पर घुसपैठ किया हुआ था और अभी हमारा विवाद उनके साथ चल ही रहा है। एक दूसरी जो लेक है सोमरीरी, क्या है? सोमरीरी। सोमरीरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन ये क्या है? ये सलाइन है। सलाइन का मतलब ये खारे पानी की झील है सोमरीरी, जबकि पेंगोंग मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा पेंगोंग झील कहाँ पर है, सोमरीरी झील कहाँ है, तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ पर है ये, लद्दाख में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, हाल ही में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन, अगले साल तक ये, अगले साल के साल तक भी ये पूछा जाएगा। देखो पिछले 2-3 दिन से यूनेस्को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, कुछ न कुछ कर रही है। हम सारे न्यूज़ को कवर कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। पिछले हमने जो कवर किया तो उसको रिवाइज भी कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। यह मंदिर किस राज्य में है? यूनेस्को हैज़ रिसेंटली एडेड रुद्रेश्वर टेम्पल इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू विच स्टेट? मतलब कहाँ पे इसकी लोकेशन है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में ये राज्य, ये प्रसिद्ध मंदिर है। इसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, देखिए न्यूज़ देख लेते हैं, हिंदी में देख ले, चलो हिंदी में देख लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी अंग्रेजी में बता रहे हैं, चलो हिंदी में देख लेते हैं, उसमें क्या, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करता हूँ। ठीक है, ये है वो मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है। इसके पीछे भी कहानी, और देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। विश्व धरोहर में शामिल हुआ भगवान शिव का अलौकिक मंदिर, पीएम मोदी ने दी बधाई। तेलंगाना के काकतीय वंश के महाराजा गणपति देव ने सन 1213 में इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। मंदिर का जो शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट जिसे कहा जाता है रामप्पा था। उसके काम को देखकर महाराजा गणपति देव प्रसन्न हुए और उन्होंने रामप्पा के ही नाम पर ये मंदिर को रामप्पा मंदिर भी कर दिया। तो इसका 2 नाम है, रुद्रेश्वर और रामप्पा। तो कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे रुद्रेश्वर के नाम से पूछ लिया जाए, चाहे रामप्पा। ये लोकेटेड कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ पे है बच्चा? जो प्रेजेंट तेलंगाना है, ये दिख रहा है, ये इंडिया है। इंडिया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चा? हैदराबाद, जहाँ पर प्रसिद्ध 4 मीनार है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि 4 मीनार किस शहर में है? तो हैदराबाद में है। किस राज्य में? तेलंगाना में। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश को विभाजित करके एक नया राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ये 2 जून 2014 को बनाया गया था और इसीलिए प्रत्येक 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर फेमस नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क और के ब्रह्मानंद रेड्डी है। ये रैली नहीं है, ये रेड्डी है, समझ। के ब्रह्मानंद रेड्डी जो है यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। 3 प्रमुख नेशनल पार्क, ये याद रखिएगा, समझ में आया। अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। ठीक है, देखिए क्या हुआ करता था, पिछले वाले चलते हैं। ठीक है, जो काकतीय वंश, ये देखो मध्यकाल में क्या हुआ करता था? काकतीय वंश हुआ करता था, जो कि शासन कर रहा था कहाँ पर? तेलंगाना के आसपास, यानी पूरा जो आंध्र, यानी आंध्र का जो रीजन है वहाँ पर 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास कौन सा वंश शासन करता था? काकतीय वंश। इतना इंपॉर्टेंट वंश नहीं है, इसलिए पूछा नहीं जाता, लेकिन चूंकि चर्चा में है तो इसलिए पूछा जा सकता है कि काकतीय वंश का राज किस स्थान पर हुआ करता था। इससे पहले यहाँ पर काकतीय के पहले यहाँ वाकाटक हुआ करते थे, वाकाटक से पहले सातवाहन हुआ करते थे। तो अलग अलग ऐसे वंशावली ये चलती आई, डायनेस्टीज इन्होंने रूल किया है। ठीक है, तो ये इतिहास के बारे में हो गया। ठीक है, और यूनेस्को के बारे में बता दें। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक ऐसी संस्था है यूनाइटेड नेशन की। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड मतलब विशेषीकृत संस्था है। इसका काम क्या है? पूरे दुनिया में जो कहीं भी किसी क्षेत्र की जो वहाँ के डिस्टिंक्ट कल्चर है, वहाँ की जो अलौकिक संस्कृति है, उसको संजो के रखना, उसे बचा के रखना, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? यूनेस्को। ठीक है, इसके लिए यूनेस्को क्या करती है? पूरे दुनिया में WHS की एक लिस्ट है जो मेंटेन करती है। WHS का मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
पूरे दुनिया के सरकारों के बोलती है कि आप अपने यहाँ के जो आपको लगता है कि सांस्कृतिक या ऐतिहासिक धरोहर है वो हमको बताइए। तो सरकारें इनको बताती है यूनेस्को को, यूनेस्को जाके वहाँ पर देखती है क्या वास्तव में ऐसी कोई ऐतिहासिकता या सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास है उसका, ऐसा कुछ। तो अगर उसके कुछ अपने क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया में वो पास होता है तो उस लिस्ट को किस में शामिल कर लिया जाता है, WHS। समझ में आ रहा है? तो ये इसका महत्व है। तो अभी भारत में कुल कितने हो चुके हैं, कल जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ओरछा ना, ओरछा और ग्वालियर, तो देखो ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में नहीं शामिल हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये यूनेस्को की दूसरी स्कीम है जिसमें क्या किया जा रहा है, यूनेस्को अपने हिसाब से इन हिस्टोरिकल जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप करता है, उस स्कीम में इन दोनों को शामिल किया गया है। और WHS की लिस्ट में किसे शामिल किया है, WHS की लिस्ट में बच्चा ये रुद्रेश्वर टेम्पल को शामिल किया है। जैसे 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि यूनेस्को ने एक और काम किया था, जो इंग्लैंड का एक शहर है, ऐतिहासिक शहर है लिवरपूल, उसको इस लिस्ट से हटा दिया था। तो लिवरपूल को हटाया, ओरछा ग्वालियर को उसमें क्या कहते हैं हिस्टोरिक सिटी के अपग्रेडेशन के लिए जो होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पे शामिल किया, और रुद्रेश्वर टेम्पल को WHS यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में और जान लीजिए, ये कब स्थापित हुआ था, 16 नवंबर 1945। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1945। तब से लेकर ये काम कर रहा है। इसके प्रेजेंट जो हेड है ऑड्रे एजुले हैं। कौन है, ऑड्रे एजुले। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी ये मंदिर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, काकतीय वंश ने किसने बनवाया था वगैरह वगैरह, ये भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा क्वेश्चन आज का। एन ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किस पूर्व नौकरशाह ने लिखी है। एन ऑर्डिनरी लाइफ बुक इज़ ऑथर्ड बाय विच एक्स ब्यूरोक्रेट। ये पुराने अधिकारी थे, बहुत बड़े पद पर रह चुके हैं भारत में, उन्होंने लिखी है। रघुराम राजन जी, अशोक लवासा जी, अल्तमस कबीर जी या सुनील अरोड़ा जी। ये तीनों भारत में चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और ये क्या RBI के गवर्नर रह चुके हैं। आंसर क्या है बच्चा, आंसर है अशोक लवासा। अशोक लवासा जी ने पुस्तक लिखी है। अशोक लवासा जी इस समय एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे प्यार से ADB कहा जाता है, एशियाई विकास बैंक, समझ में आ रहा है। एशियाई विकास बैंक का काम क्या है, एशिया के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको, उनके लिए ऋण प्रदान करती है सरकारों को। जैसे भारत में कोई स्कीम चल रही है और भारत को लगता है इस स्कीम में पैसा लगाना जो है सही रहेगा, लेकिन उसके पास पैसे की कमी है, तो वो ADB को अप्रोच कर सकती है। ADB को अगर लगेगा हाँ ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही है, सब कुछ ठीक है, तो वो फाइनेंस कर सकती है। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ लिया जाएगा बच्चा, मनीला में। तो अभी अशोक लवासा जी ADB के क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ADB के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो अशोक लवासा जी हैं। इससे पहले क्या थे, इससे पहले ये चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बच्चा, चुनाव आयुक्त। अभी जब सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो ये क्या है, तब ये इलेक्शन कमीशन थे। ये रिटायर होकर वहाँ चले गए, कहाँ, अशोक लवासा ने रिजाइन किया था, रिजाइन होकर चले गए थे कहाँ पर, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो है पोस्ट हासिल कर लिया था ADB में, तब से लेकर वो वहीं पर है। क्लियर है, तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। अशोक लवासा जी के ये पुस्तक के बारे में पूछ लेगा, एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट किस बैंक के हैं, ADB, ये भी पूछा जा सकता है। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला कहाँ पर है, ये फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, ये रहा इनका पुस्तक, ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ। ये पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, अपने पिता और इनके बीच के जो संबंध थे और इससे इन्होंने क्या सीखा, उनको जो सीख थी इनके पिताजी की, इसी के बारे में ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्री हैज ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क या स्वीडन। सही आंसर क्या है, स्वीडन है। देख लेते हैं, स्वीडन हैप्पी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, लीडिंग यूरोपियन नेशन स्वीडन ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ रेटिफाइड। एक्चुअली मार्च में ही ये बात हो गई थी कि स्वीडन ज्वाइन करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के पूरे होने के बाद अब ये पूरी तरह से ऑफिशियली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्या होता है और देखते हैं। देखिए 2015 में दुनिया में एक बहुत बड़ा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसे पेरिस समिट कहा जाता है। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट समिट कहा जाता है। ठीक है,
ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा कि विश्व प्रसिद्ध पेरिस समिट कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2015 में। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पेरिस समिट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। वहाँ पे शिरकत की थी जो है माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो मोदी जी भी गए थे। इनकी मुलाकात किससे हुई थी? फ्रांस के राष्ट्रपति, जो उस समय कौन थे? उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, अभी भी वही हैं, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो इमैनुअल मैक्रोन और इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को एक प्रस्ताव दिया कि हम जो है भविष्य की ऊर्जा जो ज़रूरतें हैं वो सूर्य के माध्यम से पूरा करें, यानी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्योंकि क्या है, वो सीधे तौर पर हमें प्राप्त होता है, उसके लिए किसी भी तरह का हमें पोल्यूटेंट रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है। एक तरह का ये क्लीन सोर्स है और अनलिमिटेड सोर्स है। अनलिमिटेड का मतलब ये नष्ट ना होने वाला ऊर्जा स्रोत है। इसीलिए जो है दोनों ने प्रस्ताव रखा, तो इनके प्रस्ताव पर कई सारे देश शामिल हो गए, ठीक है, कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो हुआ क्या, ऐसे देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये जो मकर रेखा है, ठीक है, और ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये दोनों देशों के बीच में स्थित हैं या इसके आसपास स्थित हैं। वहाँ पे सूर्य की रोशनी मात्रा क्या सूर्य की रोशनी जो यानी कि हम सनलाइट कह सकते हैं, वहाँ पर सनलाइट काफ़ी हैवी मात्रा में आता है, इतने अच्छे मात्रा में आता है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ऐसे कुल 121 देश, कितने, 121 देशों को इसमें जोड़ा गया है। 121 देश जहाँ पर सोलर जो है समस्या दूर हो सकती है। समझ में आ गया? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले लगभग 121 देशों के बीच ये संगठन बनाया गया कि वहाँ पर क्या किया जाए, सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। अब इसमें समस्या क्या आती है? इसमें समस्या ये है, सूर्य की रोशनी तो मिल गई, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है? पैनल चाहिए होता है, ग्रिड चाहिए होता है, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल सेटअप चाहिए होता है। वो गरीब देशों के पास है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो देश यहाँ पर हैं गरीब हैं, ठीक है। तो अब जो डेवलप्ड देश हैं वो इधर हैं, तो डेवलप्ड देश क्या करेंगे? इनको फंडिंग करेंगे। क्या करेंगे? फंडिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बनेगा। अब भाई जाहिर सी बात, बिजली बनेगा तो सबको जाएगा ना, इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो स्वीडन ने भी सहमति दे दी है। समझ में आया? स्वीडन देख लेते हैं। स्वीडन ये रहा, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है, स्वीडन तो कर्क रेखा में नहीं स्थित, ये तो उत्तरी ध्रुव के पास है, लेकिन यहाँ पर 20-20 घंटे सूर्य निकलता है। समझ में आ गया? यहाँ पर 20-20 घंटे निकलता है। यहाँ पर 3-4-5 या घंटे की रात होती है बस, और सूर्य बहुत तेज़ी से निकलता है। मध्य रात्रि में जाके सूर्य डूबता है। समझ में आया? नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, यहाँ पर रात के 12 बजे जो है सनसेट होता है। तो सूर्य काफ़ी मात्रा में निकला रहता है, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए स्वीडन ने भी यहाँ पर इच्छा जताई। अब स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन यहाँ पे मैप में आपको दिख गया। आसपास इसको कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? क्रोन है। और इसके पीएम कौन है इस समय? स्टीफन लॉफ्वेन। कौन है? स्टीफन लॉफ्वेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा, क्रोन और इसकी राजधानी, ठीक है, स्वीडन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। एक और चीज़ है, कभी कभी ज्योग्राफी में एक प्रश्न बनता है, जैसे कि बता दें, ये आइसलैंड देख रहे हैं, नॉर्वे देख रहे हैं, स्वीडन देख रहे हैं, फिनलैंड देख रहे हैं और डेनमार्क। ये आपको 5 देश दिख रहे हैं। ये 5 देश को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कितने देश हैं? तो 5 कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। ये 5 देश हैं। और एक और चीज़ बता दी, ये पाँचों देश जो हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले देश हैं। मानव विकास में इन लोगों का रैंक बहुत ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, ये ज़्यादातर देश नास्तिक देश हैं, एथीस्ट है, किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, सिर्फ मानवता पर विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया का मॉडल, हम ये नहीं करें धर्म को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ख़त्म ना करके जो ऐसी चीज़ किसी भी धर्म में अगर वो मानवता को परेशान करती है, मानवता के लिए खतरा है, उस प्रैक्टिस को समाप्त कर दे। धर्म बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे हर तरह की हरकतों को हमें समाप्त कर देना चाहिए जिससे मानवता को खतरा हो। ये देश उस पर आगे, यहाँ पे पूरी आज़ादी है मनुष्य को। सरकारों से प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने यहाँ सरकार से प्रश्न पूछ लो तो देशद्रोही का ठप्पा लगा देते हैं। तो स्वीडन समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन था, जो मोदी जी ने प्रस्ताव किया था, इसीलिए मोदी जी को जो है चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार मिला था 2016 के आसपास, ठीक है। चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर का जो अलायंस बना, गठबंधन है, कितने देश हैं? कुल 121 देश हैं।
इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में कई बार पूछा जा गया है। कहाँ पर है? भारत में गुड़गांव में है, यानी गुरुग्राम में। कब बना था? 30 नवंबर 2015 में। ठीक है, पेरिस में बना था, जाहिर सी बात है पेरिस में बना। हेडक्वार्टर का देखो आइडिया यहाँ से आया और हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है, और इस समय इसके डायरेक्टर हैं अजय माथुर, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में नोरो वायरस का प्रसार हुआ है? लो, कोरोना तो था ही, अब एक नया वायरस है। हालांकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से नहीं फैल रहा है, फिर भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली नोरो वायरस आउटब्रेक टुक प्लेस इन विच कंट्री। तो ये यूनाइटेड किंगडम में इसका प्रसार देखने को मिल रहा है। और देख लेते हैं न्यूज़। नोरा वायरस आउटब्रेक रिपोर्टेड इन यूके। और ठीक है, ये आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है। इसके सिम्टम्स क्या है? नोरा वायरस डायरिया आपको हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी, थकान, स्टमक पेन, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। 5 हफ्ते में 154 केस वहाँ पे रिकॉर्ड हुए, तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा है। हालांकि इतना खतरनाक, जैसे कोरोना में क्या हो रहा था, मोर्टेलिटी यानी कि कई लोगों की जान जा रही थी, जान जाने की उतनी समस्या नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी फैल रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बाकी यूके के बारे में हमने आपको उस दिन बताया था, फिर बता देते हैं। ये है आपका यूके। ठीक है, अरे अच्छा हाँ, ये रहा आपको यूके दिख रहा है आपको, यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, यूके में 4 देश हैं। कौन कौन? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर यूके बनाते हैं। पीएम कौन है इंग्लैंड के इस समय? बोरिस जॉनसन है। कैपिटल लंदन है। करेंसी क्या है? पाउंड है। और यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कौन है? थेम्स, जिसे लंदन की गंगा कहा जाता है। आप लोगों ने लंदन ब्रिज देखा होगा। लंदन ब्रिज जो फोटो है वो इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो मित्रों आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को और ज़्यादा सपोर्ट करें, प्रमोट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया, पैसा नहीं लगता है। और कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए, और आपको पीडीएफ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।